किसी के पास आवाज हाँ ऐसी सर। जो नहीं जा रही हो या बोर्ड ऐसा जो नहीं दिख रहा हो तो एक बार मेरे को बता दीजिए, है ना? या फिर आप पिन टू वीडियो कर लीजिए तो आपके पास सिर्फ मेरी ही बोर्ड आपको दिखेगी। देखिए अभी तक हमने बैंक, अच्छा किसी का एग्जाम था आज या कल? हाँ सर। कैसा गया एग्जाम? सर अच्छा था। कितने बनाए 100 में से? कितने बनाए? 105, 110, कितना बनाया? 75। 75 बनाया। सही कितने होंगे वो बताओ? हाँ 65 70 अप्रोक्स। 70। देखो क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, तो अगर हाँ 70 सर। प्लस में अपने आप को अगर आंकती है तो फिर देयर इज ए स्कोप फॉर मेंस, है ना? बट फिर भी जब तक आपका प्री का रिजल्ट नहीं आता है अपने मेंस के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को आप ऑन रखिए। और यस। जिनका आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन है तो उनके लिए तो हम बात कर ही रहे थे। देखिए अशोक सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है। रिकॉर्ड पे लगा दिया? हाँ तृप्ति मैम को बोला है मैंने, रिकॉर्ड पे लगा रही है। ओके सर, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास की जो हमारी टॉपिक अनवरत चल रही थी वो आपके बेसिकली बैंक के अकाउंट के रिलेटेड चल रही थी कि हमने सेविंग अकाउंट को देखा, हमने करंट अकाउंट को देखा, हमने एफडी अकाउंट को देखा, हमने आरडी अकाउंट को देखा, हमने पीपीएफ अकाउंट को देखा, हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट को देखा, हमने एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर, यहां तक ये अकाउंट हमने। मेरा एसटीआई और किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर, मेरा एसटीआई और पीएसआई के लिए एमपीएससी का ये माइक किसका ऑन है? मैडम आपकी माइक छोड़ के बाकी का माइक ऑफ करो। हाँ बोलिए मैडम, क्या बोल रही हैं आप? मेरा एसएससी का एसटीआई है और एमपीएससी का पीएसआई है। मैडम ये क्लास आपके लिए नहीं है। अच्छा ओके। है ना? दिस इज स्पेशली फोकस्ड क्लास फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम। ओके ओके ओके। तो आपकी जो क्लास है जीएस की वो आपने ऑलरेडी शायद अटेंड किया होगा 4 to 5:30। हाँ वो अटेंड की। स्पेसिफिक क्लास फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ओके ओके ओके। चलिए, तो अभी तक हमने ये सारे अकाउंट हमने देखे हैं। संभव तक किसी ने नहीं अटेंड किया हो या कहीं चले गए हो तो वो जाके आपके यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज हमारी जो अवधारणा होगी वो हमारे आखिरी के अकाउंटों पे होगी। इंपॉर्टेंट अकाउंट है, एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। हम बात करेंगे दो बड़े अकाउंट की और एक का नाम है सीनियर। पहले सुन ले, मैं अवधारणा क्या पेश करना चाह रहा हूं उसको सुने, फिर लिखने और लिखाने की बात हम आपके साथ करते रहेंगे। अभी जिस अकाउंट का नाम मैं आपके सामने बता रहा हूं उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SCSS अकाउंट के नाम से जानते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको खोलने का एज आपके नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई साहब उसके लिए सीनियर सिटीजन बनना पड़ेगा। और सीनियर सिटीजन का हमारे भारत में जो अवधारणा है वो ये है कि 60 साल हमें क्रॉस होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बिलो 60 years of age group कैन नॉट ओपन दिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। क्लियर? अभी बात आती है कि आखिर क्यों और किसके लिए हमने इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट बनाए हैं। तो जितने भी आपने अकाउंट देखा, सेविंग हो, करंट हो, एफडी हो, आरडी हो, वो बैंक की अपनी अकाउंट होती है जिसको हम मिला के बोलते थे कि हमारा एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। बट देयर आर 3 अकाउंट्स जो गवर्नमेंट की अकाउंट है, जिसमें से 2 अकाउंट के बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। वन इज पीपीएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी एट पार एट एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर आपकी वॉइस यू विल फाइंड द सेम रेट। सर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। सेकंड वाज सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये अकाउंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट है। कहीं भी आप खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेके किसी भी बैंक में, आपको सेम अवधारणा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तीसरी अकाउंट जो आज की हमारी पहली अकाउंट है उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। पहली बात यह है कि 60 साल से ज्यादा का आदमी ही, इधर मेल और फीमेल, कैन ओपन दिस अकाउंट इन हिज नेम और हर नेम और ज्वाइंट नेम, है ना? सिंगल भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है अपने स्पाउस के साथ।
दूसरी बात कि आखिर ये अकाउंट खुलता है तो हम बेसिकली यही सोच के हम अकाउंट खोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे अभी हमारा और आपका सेविंग अकाउंट है तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3%, 3.5%, कोई बैंक 4% देती है। प्राइवेट बैंक आप अगर आगे बढ़ेंगे तो 5%, 5.3% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वेरी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। एफडी भी हम करेंगे तो एफडी पे आज के डेट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5.5%, 5.75%। बट ये जो सीनियर सेविंग अकाउंट है इस पे आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 7.4%। फिर से बोलता हूं, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, इसके इंटरेस्ट रेट एग्जाम से पहले आप जरूर वेरीफाई करके जाएंगे कि उस पीरियड में इंटरेस्ट रेट क्या है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 7.1% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, 7.6% is the current rate of interest on Sukanya Samriddhi account, and 7.4% is the rate of interest on senior citizen saving account. ये अकाउंट अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं 60 साल का हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया, तो मेरे को रिटायरमेंट तो मिलेगा। चलो रिटायरमेंट मिल गया, मैं चाहता हूं उसको मैं क्या करूं तो एफडी कर लूं। तो एफडी अगर मैं आज किया तो कितना मिलेगा? 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे ज्यादा के लिए और बुजुर्गों के लिए भारत सरकार ने इस अकाउंट को बनाया है जिसको हम 5 साल तक रख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पीरियड ध्यान से सुने। जैसे पीपीएफ 15 इयर्स था, सुकन्या 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड था, तो वैसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कितने साल में मैच्योर होगा या कितने साल उसका ड्यूरेशन है? द ड्यूरेशन इज 5 इयर्स एंड अनदर 3 इयर्स आप एक्सटेंड उसको सिर्फ कर सकते हैं। उसके बाद ना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैच्योर होकर पड़ जाएगा। फिर से बोलता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, द आंसर इज 5 इयर्स। पूछा जाएगा हाउ मेनी एक्सटेंशन इज ग्रांटेड ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, आंसर इज 1। और उस एक्सटेंशन का पीरियड पूछा गया कि एक्सटेंशन ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज ऑफ which of the following period? The period is only and only 3 years. तो 5 साल चलेगा। 5 साल के बाद आप उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आप एक एक्सटेंशन ही ले सकते हैं, और उस एक एक्सटेंशन का मतलब है कि 3 साल और भी आपने एक्सटेंशन कर दिया। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ। दूसरी बात, इस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपया डाल सकते हैं? द मिनिमम अमाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज 1000 एंड मैक्सिमम अमाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज 15 लाख। आप 15 लाख से, ऐसा नहीं कि मुझे अगर 50 लाख रिटायरमेंट मिला है तो मैं 50 लाख डाल सकता हूं। नो, द मैक्सिमम अमाउंट परमिसेबल अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट इज ओनली 15 lakh and there is a lock-in period of this account that is of 1 year. एक बार अगर मेरे फादर ने सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल लिया तो किसी भी कंडीशन में 1 साल के अंदर वो अकाउंट ब्रेक नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस। तो अभी हम लिखेंगे ध्यान से जितनी बात मैंने बोला है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जिस अकाउंट का नाम, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 2 मिनट वेट कीजिए, मार्कर जब तक चेंज कर लेता हूं। तो आप लिखें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। बोलने के लिए हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, बट एक्चुअल जो नाम है वो यही नाम है जो आपके बोर्ड पर हमने लिखा है, SCSS। ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें, SCSS, Senior Citizen Saving Scheme. Who can open? Senior citizens and हाँ सर। age 60। हाँ, एलिजिबिलिटी आप जाने कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो 60 इयर्स प्लस। मिनिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख है। कितना है मिनिमम अमाउंट? 1000 सर। 1000। मैक्सिमम कितना है? सर 15 lakh। मैक्सिमम इज 15 लाख। मैच्योरिटी कितनी है? 5 इयर्स।
एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? एक्सटेंडेड अप टू 3 years। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आज के डेट में? 4%। 2.4%। लॉक इन कितने का है? कितने का है लॉक इन? 1 year। 12 महीने या 1 साल, जैसा भी आपके पास ऑप्शन रहे आप डाल सकते हैं। सिर्फ यही 5-6 बात आपको लिखनी है। बिंदास, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आप आए ऐसा संभवतः कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। लिखें SCSS, पूरा नाम जरूर लिखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 60 years प्लस, मिनिमम 1000 डालना पड़ेगा, मैक्सिमम 15 लाख, मैच्योरिटी 5 years की है, एक्सटेंशन 3 साल और हम ले सकते हैं। Rate of interest as on date is 7.1% and there is a lock-in period on this account is of 1 year. चलो आगे। हाँ सर। सर ये लॉक इन एक्सप्लेन करिए ना वापस। लॉक इन, जैसे आप लास्ट क्लास में थी? जी सर। पीपीएफ अकाउंट का मैंने क्या बताया था कि कितने साल तक लॉक इन रहेगा? पीपीएफ का? हाँ सर ये क्लिक नहीं हो रहा है। रात पढ़े दिन सफा, यही होगा फिर। पीपीएफ ड्यूरेशन इज 15 years। वैसे ही लॉक इन का मतलब होता है, लॉक इन का मतलब होता है जैसे सेविंग अकाउंट आपका है, आपने उसमें पैसे डाले और बाहर के एटीएम से आपको शाम में अगर जरूरत पड़ गई तो पैसे मिलते हैं ना? यस, मिलते हैं, क्योंकि वो लॉक इन नहीं है, लॉक नहीं रहता है वो अकाउंट, बट ये अकाउंट लॉक रहेगा। अगर मेरे फादर ने पैसे डाल दिए हैं तो 1 साल तक उसमें से 1 रुपया भी उसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट लॉक इन इज। 1 साल के बाद पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी जो मेच्योरिटी है वो कितनी है? 5 years। 5 years। हाँ, 1 साल तक नो विड्रॉल, किसी भी कंडीशन में विड्रॉल नहीं होगा। जैसे पीपीएफ में 5 years के बाद, 5 years के अंदर विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि 5 years का लॉक इन है उसका। मेच्योरिटी 15 years है बट लॉक इन 5 years है। तो पीपीएफ में आपने संभवतः लॉक इन नहीं लिखा होगा, जो पुराने क्लास में थे, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। पीपीएफ लॉक इन 5 years, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट लॉक इन 1 year, सुकन्या समृद्धि अकाउंट लॉक इन 18 years। फिर से बोलता हूं, लॉक इन ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड पीपीएफ अकाउंट आपने वहां पर नहीं लिखा था, संभवतः मैं भी मिस कर गया था, लेकिन अभी आपने चूंकि क्वेश्चन पूछा तो उन दोनों का भी लॉक इन बता देता हूं। पीपीएफ मैच्योरिटी 15 years बट लॉक इन 5 years। आफ्टर 5 years पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योरिटी 21 year ऑफ गर्ल चाइल्ड बट लॉक इन इज 18 years ऑफ गर्ल चाइल्ड। इफ आफ्टर 18 years उस लड़की का अगर शादी हो रहा है या फिर शी इज गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, पार्शियल विड्रॉल इज परमिसेबल। समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ने की इजाजत है? यस। ओके। चलिए, अभी जिस अकाउंट को हम देखेंगे, उसका नाम का फुल फॉर्म इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज HUF। अभी लिखे मत जब तक मैं बोल नहीं रहा हूं, पहले सुने कि HUF होता क्या है। HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अकाउंट सिर्फ हिंदू फैमिली के लिए ही खोला जा सकता है। तो पहली बात तो यही हो गई, जो इसका फुल फॉर्म है कि H का मतलब हिंदू हो गया, U का मतलब अनडिवाइडेड, वैसी फैमिली जो ज्वाइंट में रह रही हो। जैसे आपके फादर हैं, उनके भाई अलग रह रहे हैं, नहीं खोल सकते हैं, है ना? या फिर आपके पापा हैं, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, मतलब सब भाई हो या बच्चा हो, सब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात, इस अकाउंट को खोलने के लिए जितने भी मेंबर हैं
वो तो चाहिए ही, लेकिन सारे मेंबर को ऑथोरिटी नहीं होती है कि पैसा निकाल सकते हैं। द हेड और द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट HUF अकाउंट इज कॉल्ड कर्ता। क्या बोला मैंने? The head is called कर्ता। द कर्ता सर, हेड ऑफ HUF अकाउंट को हैंडल करने का पावर, HUF अकाउंट से पैसा निकालने का पावर सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में है जो कर्ता के नाम से जाना जाता है, और कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है। He can be male और she can be female। अर्लियर सिर्फ मेल को ही कर्ता बनाया जाता था, बट बाद में अमेंडमेंट हुआ और आज के डेट में फीमेल कैन ऑल्सो बिकम कर्ता, है ना। तो कर्ता का नाम आपने समझ में आया कि कर्ता का संबंध सिर्फ HUF अकाउंट से है। दूसरी बात आपको ये समझ में आया कि ये अकाउंट सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जाने कि आप अगर हैं या मैं अगर हूं तो मेरा कोई ना कोई तो गोत्र होगा। गोत्र समझते हैं? गोत्र गोत्र का नाम सुना है कि नहीं? यस सर। अरे गोत्र की बात कर रहा हूं मैं, वारिसदार की बात नहीं कर रहा हूं। गोत्र गोत्र। हाँ सर। नहीं हाँ। सर, नहीं पता। अपना रिलीजन ऐसा कुछ रहता है, अपना कास्ट या ऐसा कुछ। कास्ट नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए। सर अपने कास्ट में भी जो सर, आप ही होता है, बताओ ना। like, सेम कास्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वैसा। कैसा? आपका गोत्र क्या है मैडम? व्हाट इज मेरा गौतम गोत्र है। यस, वेरी गुड। देखिए क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने घर में अपने फादर या मदर से आप पूछिए, उनको जरूर गोत्र का सिस्टम पता होगा, क्योंकि हिंदू फैमिली में हर एक इंडिविजुअल का कोई ना कोई गोत्र होता है। विदाउट गोत्र सिस्टम, क्योंकि जन्म ही अगर हिंदू वंशावली के आधार पे हुआ है तो गोत्र का होना स्वाभाविक है। सेम गोत्र का अगर मेल है तो संभवतः ये माना जाता है कि जो गोत्र फीमेल का होना चाहिए फॉर बिकमिंग ए स्पाउस वो डिफरेंट होना चाहिए। तो दो अलग अलग गोत्र का ही स्पाउस रीजन तैयार होता है हमारे हिंदू, जो हमारा हिंदू साहित्य है उसके आधार पे। यहां पे सिर्फ आपको इतनी बात जाननी है, वो छोड़ दीजिए क्या होता है नहीं होता है, कि आपके इस HUF अकाउंट में जितने भी मेंबर होते हैं इसको दो टाइप में हम देखते हैं। एक को हम बोलते हैं को पार्टनर्स और दूसरे को हम बोलते हैं मेंबर्स। अभी मेरे फादर जिस गोत्र के होंगे मैं भी उसी गोत्र का होऊंगा, लेकिन मेरी वाइफ उस गोत्र की नहीं होगी। तो सेम गोत्र वाले जो HUF अकाउंट में रहेंगे उनको हम को पार्टनर बोलेंगे। फिर से बोलता हूं, मेरे फादर अगर करता है तो मैं भी उसी गोत्र का हूं और मैं को पार्टनर कहलाऊंगा। मेरी बहन भी को पार्टनर होगी, लेकिन मेरे बहन का जो हस्बैंड होगा, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ, वो को पार्टनर नहीं हो सकता है क्योंकि वो सेम गोत्र का नहीं होगा। मैं को पार्टनर हूं क्योंकि मैं अपने फादर कर्ता के गोत्र का हूं, लेकिन मेरी जो वाइफ होगी वो को पार्टनर नहीं होगी। शी कैन बी ओनली मेंबर। मैं क्या बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा मेरे को ये बताइए कि मेरे चाचा अगर हैं तो मेंबर होंगे या को पार्टनर होंगे? को पार्टनर। पार्टनर। और मेरी चाची क्या होंगी? मेंबर। अरे क्या बात है, हाँ तो चाची कुछ मेंबर नहीं हो। होगा सर, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है, वेरी गुड। अच्छा अगर मेरी डॉटर है तो वो क्या होगी? को पार्टनर। को पार्टनर। अरे पक्का? आप हाँ पक्का सर। पक्का सर, देखो पक्का। एक किसी ने तो बोला मेंबर होगी, यही तो मैं चाहता था निकलवाना। मेंबर कैसे होगी? को पार्टनर होगी। Children can only be co-partner because he or she will belong from my gotra only. समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, सिर्फ आपको जानना है कि भाई साहब को पार्टनर क्या होते हैं और मेंबर क्या होते हैं। तो को पार्टनर वो होगा जो उस कर्ता के गोत्र से होगा, मेंबर वो होंगे जो कर्ता के गोत्र से नहीं होंगे लेकिन साथ साथ वो रहते हैं।
दिस इज कॉल्ड HUF अकाउंट। आखिर इस HUF अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम सभी अकाउंट खोल सकते हैं। जरूरत इस कारण से पड़ती है क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन में, सपोज मैं इंडिविजुअली अर्न कर रहा हूं पैसा, तो मुझे इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर मैं ज्वाइंटली अर्न कर रहा हूं तो उसका टैक्सेशन अलग है। तो बेसिकली टैक्स को बचाने के लिए या टैक्स के पर्पस के लिए ज्वाइंट फैमिली वाले इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। तो दूसरी अकाउंट का नाम आप जाने, दैट इज HUF। HUF का मतलब है हिंदू। ऐसा हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड हो, जो ज्वाइंट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सबसे मुखिया होता है, जिसको हर एक राइट है, उसका नाम होता है कर्ता। और बाद में इस HUF अकाउंट में दो लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं को पार्टनर और दूसरे को हम बोलते हैं मेंबर। लिखना है ना? बिल्कुल लिखना है, को पार्टनर एंड मेंबर। को पार्टनर क्या होते हैं? तो सेम गोत्र, who belongs from same गोत्र, ऐसा लिख लीजिए, who belongs from same गोत्र of कर्ता, who does not। लेकिन कल होके आप पक्का इस चीज को आप भूल जाएंगे कि सर ने क्या लॉजिक बताया था को पार्टनर का। इस कारण से आप लिख लीजिए फादर, फादर के ऊपर लिखिएगा कर्ता और उसके नीचे लिखिए मदर। मदर क्या होगी? मेंबर। मदर भी को पार्टनर होगी ना? मेंबर मेंबर। बिलोंग नहीं करती। Yes, mother will be member also, member only, mother member। मी, आप क्या होंगे? मी स्लैश सिस्टर स्लैश ब्रदर, क्या होगा? को पार्टनर। लेकिन मी के साइड में आप लिख लीजिए हस्बैंड वाइफ। आप अगर हैं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ क्या होगी? शी विल बी ओनली मेंबर। ये फिगर आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। अरे 10 डाउट पूछना, अभी मेरे को बोलने दो। ये फिगर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू बिकमिंग को पार्टनर एंड मेंबर। अभी मैडम 10 डाउट पूछिए आप मेरे से। सर आपने बोला कि कर्ता मेल फीमेल दोनों हो पूछो सकते हैं। पूछो। हेलो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि मेल फीमेल आपने बोला था आगे दोनों बोलो कर्ता मैडम। हो सकते हैं। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मैडम क्वेश्चन पूरा कीजिए। हेलो मैडम क्वेश्चन पूरा कीजिए आप। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन पूरा कीजिए, सुन रहा हूं मैं। ओके तो सर आपने बोला था कर्ता मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट फीमेल जो है अगर वाइफ है तो वो तो कर्ता नहीं बन सकते क्योंकि वो मेंबर है, वो पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ वो को पार्टनर्स के लिए है कि वो कर्ता बन सकती है ना, जैसे लेडी वुमेन सिस्टर टाइप। मैडम क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए जरा। सर आपने बोला था कि अभी जो न्यू रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग कर्ता मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे इन केस कि कर्ता इज नो मोर, तो उनकी जो वाइफ है वो तो कर्ता बन नहीं सकती क्योंकि वो मेंबर है, वो पार्टनर तो है नहीं। सो उस घर की बेटी ही कर्ता बन सकती है उस केस में, नहीं, राइट? ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। मेंबर कर्ता क्यों नहीं हो सकता है? जो अगर 10 मेंबर मेरे फैमिली में हैं, सपोज माय ग्रैंडफादर वाज कर्ता, नाउ माय ग्रैंडफादर इज नो मोर एंड वी ऑल टुगेदर हैव डिसाइडेड दैट माय ग्रैंडफादर शुड बी कर्ता, तो माय ग्रैंडमदर जो पहले मेंबर थी वो कर्ता हो जाएगी।
और जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर करता होगी, बाकी के जो ट्री चल रहे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय हमने बनाया था, जिस समय हमने अकाउंट ओपनिंग किया था, उस समय तो हम को पार्टनर थे, वो मेंबर थी, तो सिर्फ कर्ता रिप्लेस होगा, एज इट इज हमारा और आपका स्थान सेम रहेगा। ओके ओके। मतलब मेंबर कैन आल्सो बिकम कर्ता, को पार्टनर कैन आल्सो बिकम कर्ता, जिसको फैमिली वाले डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इसको राइट दे दो अकाउंट को ऑपरेट करने का। पैसा कोई भी जमा कर सकता है, को पार्टनर का आल्सो डिपॉजिट मनी, है ना, मेंबर कैन आल्सो डिपॉजिट मनी, बट विड्रॉल दैट इज कॉल्ड डेबिट इन द अकाउंट इज हैविंग द राइट ऑफ कर्ता ओनली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, हाँ sir. सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेड ऑफ, यहां लिख लीजिए ट्रांजैक्शन राइट, यहां पर लिख लीजिए ट्रांजैक्शन राइट विथ कर्ता ओनली, ट्रांजैक्शन राइट विथ कर्ता ओनली। और एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, दिस अकाउंट इज ओपन, दिस अकाउंट इज ओपन फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। आखिर अकाउंट को खोलने के पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या उद्देश्य है? तो टैक्स सेविंग का उद्देश्य है हमारा, टैक्स सेविंग पर्पस। दिस अकाउंट इज ओपन, उसके बाद दिस अकाउंट इज ओपन, दिस अकाउंट इज ओपन फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। ठीक है, यस सर। अभी जिस अकाउंट को आपको जानना है दैट इज माइनर अकाउंट। सुने ध्यान से क्या बोल रहा हूं माइनर अकाउंट के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर, द एज ऑफ माइनर, जो हम कहते हैं हमारे भारत में जो आपका लिमिट है दैट इज 18 इयर्स, तो बिलो 18 इयर्स ऑफ चाइल्ड एंड अनसाउंड पीपल, जो पागल इंसान है, इज नॉट अलाउड टू साइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर अकाउंट में आपको जो गाइडलाइन याद करनी है वो 18 इयर्स वाली ही गाइडलाइन याद करनी है, लेकिन वहां पे नोट में आपको लिखना है एज, माइक ऑफ कीजिए, जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कीजिए। आपको माइनर अकाउंट में जो एज याद करना है वो 18 इयर्स ही याद करना है, बट आपको नोट में लिखना है एज ऑन डेट a child having age of more than 10 years can open his or her account in individual name। पहले ऐसा नहीं था। आफ्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2015 the age of account opening in the name of self only become 10 years। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि बिलो 10 इयर्स के बच्चे का अकाउंट ओपन होगा, बट उनके साथ नेचुरल गार्डियन लिंक होते हैं। विदाउट नेचुरल गार्डियन, अगर मेरा बच्चा है 2 साल का है तो माई चाइल्ड, उसके नाम से, सपोज का नाम राम कुमार है, तो राम कुमार के नाम से अकाउंट ओपन नहीं होगा। वहां पर लिखाएगा राम कुमार, ब्रैकेट में लिखाएगा एनजी, एनजी का मतलब नेचुरल गार्डियन, ब्रैकेट क्लोज कुणाल सिंह, है ना। तो बिलो 10 इयर्स के बच्चे का भी अकाउंट ओपन होगा, बट नेचुरल गार्डियन के साथ ओपन हो सकता है। दैट इज, आप ये समझ सकते हैं कि ज्वाइंट होगा वो, है ना, कि बच्चे को पैसा निकालने का ऑथोरिटी नहीं होगा। दूसरी बात, 10 इयर्स एंड एबव जिसका अकाउंट हम खोल रहे हैं अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनके पास तमाम राइट्स हैं, पैसे एटीएम उनको मिलेंगे, वो सारे काम कर सकते हैं, बट चेकबुक विल नॉट बी इशूड until unless उसने 18 इयर्स क्रॉस नहीं किया है, बिकॉज चेक इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कारण से माइनर अकाउंट तो खुल जाएगा 10 साल से एबव का, बट सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद वो चेक बुक से वंचित रहेगा।
तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिगार्ड्स ऑफ माइनर अकाउंट। उस कंडीशन में ये जो बातें मैं बता रहा हूं आप टिक मार्क कर सकते हैं। अकाउंट का नाम लिखें माइनर अकाउंट, और जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं उन चीजों को आप उस पर अंकित करें। लिखें माइनर अकाउंट, सामने लिखें एज ऑन डेट। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, एज ऑन डेट a child having age more than 10 years, as on date a child having age more than 10 years, as on date a child having age more than 10 years, more than 10 years can open individual account in his her name। यहां पर लिखे हैं ब्रैकेट में earlier it was 18 years, earlier it was 18 years। नेक्स्ट पॉइंट लिखें child below 10 years account can only be open with NGs। NG का नाम लिख लें नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन कैन ओनली बी मदर और फादर। अगर मदर और फादर किसी कारण से एक्सपायर हो गए हैं तो ओनली नेचुरल गार्डियन कैन बी कंसिडर्ड बाय कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन। कोर्ट जो गार्डियन अपॉइंट करेगा, सपोज फादर ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो उनको अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। अदरवाइज नेचुरल गार्डियन कैन ओनली बी मदर एंड फादर। यहां पर लिखिएगा चेकबुक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। चेकबुक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। चेकबुक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल माइनर अकाउंट। चलो आगे। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. कोई कंफ्यूजन अभी तक इस 3 अकाउंट में? No, sir. नो सर। ओके। देखिए, जिस समय हम एफडी की बात कर रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि एफडी कैन बी ओपन फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज? एफडी मिनिमम कितने दिन के लिए खोल सकते हैं? याद ही नहीं है। सर 7 days। हाँ, और बाकी ये क्या कर रहे हैं? बाकी की जनता क्या कर रही है? सो रही है क्या? जगाने दो थोड़ा सा। हमने एफडी में बताया था कि एफडी इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट ट्रस्ट टर्म Deposit. डिपॉजिट रिलीज है ना, टीडीआर। और वहां पे एक बात अंकित किया था कि दिस टीडीआर और एफडी कैन बी ओपन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम फॉर 10 years। 10 years। अभी ध्यान से सुने, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आज मैंने एक एफडी किया। आज कितनी तारीख है? तो 6 तारीख है। तो 6 तारीख को मैंने एफडी किया है और मैंने बैंक को ये बोला कि 1 साल के लिए मुझे एफडी करना है। तो बैंक 1 साल के लिए मतलब 2021 के इस डेट को वो एफडी मैच्योर हो जाएगा। उसके अगले साल भी मैं नहीं जाता हूं, कोई बात नहीं। उसके अगले साल भी नहीं जाता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि एफडी ऑटो रिन्यू होती है। तो बैंक जाने की जरूरत एक तो आपको नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमें नया रिसिप्ट मिल जाए या फिर बैंक वाले हमको लिख के दे दें कि नेक्स्ट हमारा मैच्योरिटी पीरियड क्या आने वाला है, या हमारी जो
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी। हम जाते हैं अपने संतोष के लिए जाते हैं, अदरवाइज जानने की जरूरत आज के डेट में नहीं है, क्योंकि ऑटो रिन्यू हो जाते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मैं अगले साल भी गया, मैं अगले साल नहीं गया, मैं अगले साल नहीं गया, मैं अगले साल नहीं गया, ऐसा कर करके मैं 10 साल उस एफडी को छोड़ दिया। मतलब मैच्योरिटी पीरियड के 10 साल तक मैं बैंक के दरवाजे पे नहीं भटका उस एफडी को लेके। The FD will be closed and the amount will go to RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India के जिस अकाउंट में वो जाएगा उस अकाउंट का नाम है DEAF, डीफ अकाउंट। अभी बात आती है कि सर DEAF होता क्या है, तो आप सुने। DEAF का मतलब है डिपॉजिटर, मैं डिपॉजिटर था। ई का नाम है डिपॉजिटर। एजुकेशन, देखिए एफडी है लेकिन बात हम कर रहे हैं एजुकेशन की। डिपॉजिटर, एजुकेशन, A for awareness and F for fund. After 10 years of maturity, FD will be closed and the money will be transferred to RBI DEEF account. The full form of DEEF is called Depositor in Education Awareness Fund. और over the course of period, आपने फिर भी क्लेम नहीं किया। सपोज मैं 12 साल के बाद जगह, मैं विदेश चला गया था, मैं 12 साल के बाद आया, मैं बैंक में गया कि भाई साहब मेरा पैसा कहाँ है, तो उसने बोला कि साहब ये तो बंद हो चुका है, क्या आपको इसका लॉस हो जाएगा? नहीं, लॉस नहीं होगा। अगर आपने क्लेम किया कि मेरा ही एफडी है तो उस डीफ अकाउंट से फिर से पैसा आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। जितने साल आप नहीं आए उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन सपोज मेरे फादर ने वो एफडी किया, मेरे ग्रैंडफादर ने सपोज एफडी किया, वो बैंक नहीं गए, और पहले क्या इतना डिजिटलाइज नहीं था, तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने 10,000 का एफडी किया, 50,000 का एफडी किया, उनका डेथ हो गया। किसी को नहीं घर में मालूम है कि भाई साहब इनका एफडी है, नहीं है, तो पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, डीफ अकाउंट में जाके पड़ जाएगा। आरबीआई उस पैसे का क्या करती है? 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं कि आज के इस पूरे क्लास की सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि आरबीआई आपके इस डीफ अकाउंट के पैसे को जिस बैंक को देती है उस बैंक का नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1982 में किया है। नाबार्ड उस बैंक का नाम है। बताऊंगा नाबार्ड के बारे में और भी जानकारी। तो डीफ के उस जमा हुए पैसे को नाबार्ड को दिया जाएगा। अभी साहब भाई साहब नाबार्ड क्या करेगी? तो नाबार्ड भी तो कुछ काम करेगी। नाबार्ड उस पैसे को जिस फंड पे खर्च करती है, जिस काम पे खर्च करती है, वो आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है। उसका नाम है RIDF, नहीं उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ RIDF, उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मतलब गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कुछ स्कूल बनना है, कुछ बनना है, तालाब बनना है, तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के फंड के लिए उनको दे दिया जाएगा। समझ में आया डीफ की अवधारणा? हाँ सर। यस सर। डीफ का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर 10 इयर्स आफ्टर मैच्योरिटी, सपोज मैंने एफडी ही अकाउंट 10 साल का बनाया है, तो 10 इयर्स प्लस 10 इयर्स, 20 इयर्स तक वो अकाउंट बैंक में रहेगा। लेकिन मैंने 1 साल के लिए एफडी बनाया है तो 1 इयर्स प्लस 10 इयर्स। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आफ्टर मैच्योरिटी 10 मोर इयर्स। नहीं समझ में आया, ऊपर चला गया हाँ लग रहा सर, है। समझा सर। 10 years। मैंने एफडी 5 साल के बनाया तो 5 years plus 10 years, that is 15 years. 15 साल। After 15 Yes, sir. years, account will be closed, money will be transferred to RBI. Under RBI, the account is called Deep account. Depositor. Deep account. हाँ, Depositor Education Awareness Fund. After over the course of period, RBI will transfer such fund to NABARD, National Bank of Agriculture Rural Development, and NABARD will spend or release this fund
for the development under RIDF, that is Rural Infrastructure Development Fund. इन बातों को आपको लिखना है कि what is RBI तुरंत नाबार्ड को दे देती है, मतलब जैसे हमारा मैच्योरिटी पीरियड फिनिश हो गया तो क्या वो तुरंत आरबीआई ले लेगी, वो डीफ अकाउंट में जाएगा, उसके बाद आरबीआई जो तुरंत नाबार्ड को ही दे देगी? आपका मैच्योरिटी कब खत्म हुआ? हाँ 10 इयर्स। आपने एफडी कितने साल के लिए बनाया वो बताओ? 5 इयर्स। हाँ, तो खत्म कब होगा वो? 15 साल के बाद ना? हाँ जी सर। तो 15 साल के बाद वो पैसा कहाँ चला जाएगा? डीफ अकाउंट। डीफ अकाउंट में। हाँ, फिर उसके बाद आरबीआई की अपनी सर्कुलर क्या कहती है वो छोड़ दीजिए कि आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि 4 साल के बाद हम ये पैसा नाबार्ड को देंगे। नाबार्ड कहता है कि 2 साल यहाँ आने के बाद भी हम पैसा रखेंगे, है ना, 2 साल के बाद हम आरआईडीएफ पे रिलीज करेंगे। क्योंकि कोई दावेदार तो आ सकता है ना कि सपोज 10 साल तक नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कोई नहीं जाए, लेकिन 15 साल के बाद आप जाती हैं तो वो पैसा तो फिर से पुल आउट होना पड़ेगा। अगर आरबीआई के पास गया तो आरबीआई से आना चाहिए, आरबीआई ने अगर नाबार्ड को दिया तो नाबार्ड के पास से वापस आरबीआई के पास आना चाहिए, आरबीआई से वापस उस बैंक के पास आना चाहिए, उस बैंक से वापस आपको मिलना चाहिए। इस कारण से टाइम का ड्यूरेशन बना हुआ है कि 10 साल आरबीआई के पास, 5 साल आरबीआई से नाबार्ड के पास, नाबार्ड फर्दर 4 साल। तो ऐसा जो पैरामीटर है वो बना हुआ है। बट आपको सिर्फ एक ही बात जाननी है, ये नहीं जानना है कि आरबीआई कितने साल के बाद नाबार्ड को देगी, ये भी नहीं जानना है कि नाबार्ड कितने साल के बाद आरआईडीएफ पे खर्च करेगा। सिर्फ एक बात जानना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टू बिकमिंग डीफ अकाउंट। मतलब अगर हम हमारे पैसे डीफ अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, तो हम मतलब डायरेक्ट 1-2 साल बाद जब भी हम आते हैं डायरेक्ट हम आरबीआई को क्लेम करेंगे? मैडम, आपने अकाउंट आरबीआई में खोला या बैंक में खोला? बैंक में ओपन किया है। तो आपका आरबीआई से संबंध क्या है? आप कहाँ क्लेम करोगे? तो हम बैंक में क्लेम करेंगे, फिर बैंक आरबीआई को क्लेम करेगा? हाँ, क्योंकि बैंक आपका और आरबीआई का संबंध ही नहीं है ना। आपने बैंक में दिया है तो आप बैंक से मानिएगा, बैंक वाले आरबीआई को मेल करेंगे, है तो वो वहां से आएगा पैसे। ओके सर। ठीक है। हाँ, ऐसा कोई अकाउंट है तो बताओ, मैं भी उसमें दावेदारी पेश करता हूँ। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है अभी। चलिए, आज मैंने बता दिया, अब तो जीवन में ऐसा अकाउंट कभी नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म लिखिए, डिपॉजिटर। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैं आगे का लिख लूं? पहले इसका फुल फॉर्म लिखिए, इसका फुल फॉर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की तो ठीक है। डिपॉजिटर इन्वेस्ट एजुकेशन अवेयरनेस फंड लिखें। आफ्टर, देखिए इस डीफ अकाउंट को बताने के क्रम में मैंने कभी आपको सेविंग अकाउंट का नाम अपने मुंह से निकाला क्या कि आपका सेविंग मैच्योर हो जाएगा तब? क्योंकि सेविंग की कोई मैच्योरिटी होती ही नहीं है कि सेविंग इज डिमांड काइंड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, व्हेयरएज एफडी इज टाइम डिपॉजिट, टाइम काइंड ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। इसका आंसर सेविंग से कोई मतलब नहीं है इसका, ओनली एफडी। आफ्टर 10 years of maturity period, 10 years लिखिएगा, आफ्टर 10 years of maturity period। देखिए आफ्टर 10 years of maturity लिखा है, नॉट ओपनिंग ऑफ एफडी अकाउंट लिखा है, तो बातों की गंभीरता को ध्यान दीजिए। आफ्टर 10 years of maturity period ऑफ, टीडीआर में लिखता हूं, एफडीआर एफडी आप मत लिखिएगा, आपको जानना है टीडीआर ही जानिए। आफ्टर 10 years of maturity period of टीडीआर, amount will be transferred to RBI डीफ अकाउंट। कहते हैं डीफ एंड डम्प, गूंगा और बहरा है, ऐसा सुना है ना? यस सर। आरबीआई, हाँ, तो ऐसा ही याद करने का, सर ने कुछ बताया था, विल बी ट्रांसफर टू आरबीआई डीफ अकाउंट। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, फर्दर RBI release this amount to NABARD, NABARD। इसका फुल फॉर्म लिख लो नाबार्ड का, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक
and Rural Development. National Bank of Agriculture and Rural Development. Further, RBI released this amount to NABARD under RIDF. RIDF का फुल फॉर्म 1 लाख बार अंडरलाइन कीजिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मेरे से क्वेश्चन आप पूछते रहिए, मैं बोर्ड से हटा हूं लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जिनके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी फंड भेजता है ना? हाँ सर, नाबार्ड जो बैंक है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए भी फंड भेजता है ना? नाबार्ड में सारी कहानी बताऊंगा ना कि रूरल रीजनल रूरल बैंक के लिए भेजता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए भेजता है, मतलब सारी बात बताऊंगा। डोंट वरी, हौले हौले आगे बढ़ना है। सर बोलिए। RIDA का फुल फॉर्म बताओ ना एक बार। RIDA नहीं है, ये नीचे लास्ट में लिखा RIDF है। पहले तो RIDF लिखो, उसके बाद उसका फुल फॉर्म लिखो। R का मतलब रूलर, I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा रूरल में? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट। और F फॉर क्या लिखेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर ना? फंड। ना, F फॉर फंड। रूरल। सर वो सर्कल में क्या लिखा है? सर्कल में क्या लिखा है? ऊपर सर्कल में नेशनल एग्री। ऊपर में Yes, हमने yes. नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखा है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो। सर TDR मतलब? हो कब ज्वाइन किया मैडम क्लास? व्हाट्सएप क्लास कब ज्वाइन किया है? आज आपका फर्स्ट लेक्चर है सर। अच्छा, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। TDR मींस टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको हम FD कहते हैं। सरल भाषा में हम उसे FD कहते हैं, बट बैंकिंग की एग्जाम FD का नाम ये लिख के देगा आपको, TDR। तो TDR इज नथिंग एक्सेप्ट FD, बट नाम आपको TDR ही याद करना है। द फुल फॉर्म ऑफ TDR इज टर्म डिपॉजिट, R फॉर रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। थैंक यू। चलो आगे। हाँ सर। अरे तुम्हारा बस चले तुम तो दुबई पहुंचा दोगे यार। तुम नहीं थे GS वाले क्लास में तो आज मजा नहीं आया। हाँ चलिए, ये हो गया हमारा डीफ। बड़ी अकाउंट, बड़ी बातें। ये अकाउंट जनरली एक मिनट, जनरली जो बड़ी एग्जामिनेशन है, खासकर RBI, SBI, PO जैसी एग्जामिनेशन, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट। तो दो ऐसे अकाउंट हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। मैं एक ही अकाउंट बताऊंगा, दोनों अकाउंट बताने वाला नहीं हूं।
अगर दोनों अकाउंट बता दिया तो ये अकाउंट उसमें चला जाएगा, वो अकाउंट उसमें चला जाएगा, और आप एक नई अवधारणा, एक नया हाइब्रिड अकाउंट तैयार कर दीजिएगा। इस कारण से सिर्फ नॉस्ट्रो की अवधारणा आपको बता रहा हूं, उसको जैसे ही आप रिवर्स कीजिएगा दैट बिकम ए वॉस्ट्रो अकाउंट। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए एकदम साधारण से भाषा में समझें, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, हम कहीं भेजते हैं, कहीं से आता है पैसे हमारे पास, कहीं से जाता है पैसे हमारे पास। तो फॉरेन ट्रेड या फिर जो फॉरेन करेंसी है उसके आसानी से आने जाने के लिए एक डोमेस्टिक बैंक, बोलता हूं एक डोमेस्टिक बैंक हम उस बैंक को बोलते हैं जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपके हिंदुस्तान के धरती पे हुआ हो। जिनका माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए। डोमेस्टिक बैंक हम उन बैंकों को बोलते हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट आपके हिंदुस्तान के धरती पे हुआ हो। एसबीआई एक डोमेस्टिक बैंक है, करेक्ट। बैंक ऑफ, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो उसे। सर वॉइस चला गया। आपके हिंदुस्तान के धरती पे हो। नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही है सर। अभी आ रही है। HDFC बैंक इज ए प्राइवेट बैंक बट दिस इज ए डोमेस्टिक बैंक, क्योंकि प्राइवेट है लेकिन उसका एस्टैब्लिशमेंट हमारे हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन क्या सिटी बैंक एक डोमेस्टिक बैंक है? नहीं, सिटी बैंक एक डोमेस्टिक बैंक नहीं है। क्या आपकी जो इंडियन अमेरिकन बैंक है ना, या फिर बार्कलेज बैंक है या सिटी बैंक है, ये सब क्या डोमेस्टिक बैंक है? नहीं, ये सब डोमेस्टिक बैंक नहीं है। इनका एस्टैब्लिशमेंट आपके इंडियन टेरिटरी से बाहर हुआ है, उनकी कुछ ब्रांच आपके इंडिया में आके काम कर रही है। तो व्हाट इज नॉस्ट्रो? नॉस्ट्रो एक ऐसा अकाउंट है जब एक डोमेस्टिक बैंक किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करती है। मैं फिर से बोलता हूं, एसबीआई अगर अमेरिका में सिटी बैंक में अकाउंट ओपन करे, क्योंकि हर एक बैंक का आपस में अकाउंट होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन ट्रेड है, तो कहीं से कहीं आपका बैंक गारंटी जाएगा। मगर बहुत सारे आपके टूल्स एंड टेक्निक है आपके फाइनेंस में। तो डोमेस्टिक बैंक, जब एक भारत की बैंक भारत के बाहर किसी बैंक में, भारत के बाहर अकाउंट ओपन करना है, फिर से सुनिए, डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक के साथ फॉरेन करेंसी में, ऐसा नहीं कि INR मतलब इंडियन नेशनल रूपी में अकाउंट ओपन करना, नहीं, उस बैंक की उस कंट्री की करेंसी में अकाउंट ओपन करेगी, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो। कितना आसान सा लगा। एसबीआई का सिटी बैंक में अकाउंट होना, अमेरिका में होना, नॉस्ट्रो, काम खत्म। उल्टा क्या होगा? आप में से कोई बोलो, उल्टा क्या होगा इसका? दूसरे जो बैंक जो दूसरे फॉरेन कंट्री में एस्टेब्लिश हुई है इंडिया के बाहर, उल्टा कीजिए उसको कि सिटी बैंक का भारत में एसबीआई में अकाउंट होना। तो सिटी बैंक अमेरिका की है, वहां की करेंसी डॉलर है, लेकिन भारत में एसबीआई में अकाउंट ओपन कर रही है, और उनके लिए जो रुपी है वो क्या है? फॉरेन करेंसी है। तो दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। सिर्फ मैं नॉस्ट्रो लिखा रहा हूं कि दिस अकाउंट इज बेसिकली हेल्पफुल and this account basically for the opening for foreign trade and foreign exchange when domestic bank or local bank or a country bank open a account with foreign bank in foreign currency, काम खत्म। लेकिन गलती कहां होती है? गलती होती है कि स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको पहचानना है कि ये नॉस्ट्रो है या वोस्ट्रो है या लोड़ो है या एस्क्रो अकाउंट है। फिर से बोल रहा हूं, 4 इंपॉर्टेंट अकाउंट का नाम, और इस 4 में से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोड़ो एंड एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, तो नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो का काम खत्म है। सिर्फ आप लिखें व्हाट इज नॉस्ट्रो, NOSTRO, नॉस्ट्रो। उसका उल्टा VOSTRO, when local bank country bank
ओपन अकाउंट, ये नॉस्ट्रो की बात लिख रहा हूं मैं। व्हेन लोकल बैंक, कंट्री बैंक ओपन एन अकाउंट इन फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। एक मिनट होल्ड कीजिए, आप इन चीजों को लिखिए, नॉस्ट्रो, और इसका ठीक रिवर्स करके आप बॉस्ट्रो भी लिखेंगे। एक मिनट में आपके साथ जुड़ा। मत खुला, नहीं खुलाना, वाइप से खुलाओ। सर आपने फोर्थ क्या लिखा है? बोलिए मैडम। हेलो सर, आपने फॉरेन फोर्थ क्या? करेंसी। ओके ओके, क्या थैंक यू बोलो बोलो बोलो। सर। फोर्थ When पूछ local लीजिए। bank / country bank open an account in foreign bank in foreign currency। थैंक यू ठीक सर। है, यस यस। सर उल्टा मतलब फॉरेन बैंक लोकल में ओपन होगा तो ना? आता मी उल्टा बोलणार नहीं। सॉरी। हाँ नहीं अच्छा, मतलब मैंने बोला फॉरेन बैंक इधर इसको आप लोकल में उल्टा करो। when, वो लोकल की जगह हम क्या लिखेंगे? फॉरेन। फॉरेन। when foreign bank, कंट्री बैंक को हटा दो, when foreign bank open an account in, यहां पे क्या लिखेंगे हम? कंट्री लिखेंगे। फॉरेन की जगह हम क्या लिखेंगे? इन कंट्री। और डोमेस्टिक बैंक इन, वो उसके लिए हमारी जो INR है वो उसके लिए क्या होगी? फॉरेन ही होगी ना। हाँ सर। हाँ, तो और हमारे फॉर लिए लोकल फॉरेन होगा ना सर। बैंक आर करेंसी इज फॉरेन करेंसी एंड फॉर अस देयर करेंसी इज फॉरेन करेंसी। तो जब हमारी बैंक वहां पे जाके उस करेंसी में अकाउंट खोलेगी, किस चीज के लिए? तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो। और जब इसका उल्टा करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रो। नॉस्ट्रो सर। बस हो गया। सर इसका एकदम फुल फॉर्म नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, वाह, जान मत लो, अपना भी जान बचाओ, हमारा भी जान बचाओ। अगर फुल फॉर्म होता तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म ही लिखता। ठीक है, तो सिर्फ आपको नाम जानना है कि नॉस्ट्रो क्या है और वॉस्ट्रो क्या है। कोई दिक्कत यहां तक? नो। नो सर। पक्का? पक्का सर। तुमको तो जीवन में दिक्कत नहीं होगा यार, बहुत स्पीड है तुम्हारे पास। ठीक है, SBI, सुने ध्यान से, SBI बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। SBI बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अमेरिका में सिटी बैंक में अकाउंट खोल रहा है। वॉस्ट्रो। ध्यान से सुने, SBI बैंक ऑफ इंडिया के लिए अमेरिका में सिटी बैंक में डॉलर में अकाउंट खोल रहा है, क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो सर। हाँ 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 हाँ, चाहे तो नॉस्ट्रो होगा या वॉस्ट्रो होगा। आधे लोग बोलते हैं नॉस्ट्रो, आधे लोग बोलते हैं वॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो सर। दोनों में से एक ही होगा ना। फिर से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, SBI बैंक ऑफ इंडिया के लिए अमेरिका में आपकी सिटी बैंक में डॉलर रुपए में अकाउंट खोल रहा है, क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो। ऑस्ट्रो। The answer is neither nostro nor vostro। लोकल बैंक बोला ना? क्योंकि सर RBI ने बैंक ऑफ Nostro, इंडिया sir। के लिए अकाउंट ओपन किया ना। मैंने अभी इससे पहले स्टेटमेंट क्या दिया था?
मैंने इससे मेरे बातों को ध्यान से सुने। मैंने इससे पहले स्टेटमेंट दिया था एसबीआई अमेरिका में सिटी बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन हो रहा है, और मैंने लिखा भी को नॉस्ट्रो अकाउंट है। अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया के लिए सिटी बैंक में फॉरेन करेंसी में अमेरिका में अकाउंट ओपन कर रहा है। दिस अकाउंट इज कॉल्ड अंदर में गया कुछ? यस सर। हाँ, देखिए स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में अंतर आपको महसूस करना है और टिक मार्क करना है कि नॉस्ट्रो है, वॉस्ट्रो है, लोड़ो है, एस्ट्रो है। तो अंतर कोई बड़ी अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर किसी डोमेस्टिक, सपोज श्यामराव विट्ठल बैंक है, अभी श्यामराव विट्ठल बैंक को सिटी बैंक पहचानेगा क्या? वो तो इंडिया की जो बड़ी एंटिटी है उसी को पहचानेगा। तो श्यामराव विट्ठल बैंक के लिए अमेरिका में बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट खोल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ श्यामराव विट्ठल बैंक। सारी जिम्मेदारी अपने श्यामराव विट्ठल बैंक की सारी जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडिया ले रहा है। अभी इससे पहले सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ही जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक की जिम्मेदारी है बैंक ऑफ इंडिया लेके सिटी बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन हो रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ किसी डोमेस्टिक बैंक में अकाउंट ओपन किया जा रहा है। दैट अकाउंट इज कॉल्ड लोड़ो अकाउंट। अंतर मालूम चला? हाँ सर। यस सर। लोड़ो अकाउंट इज द टाइप ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, लिखूंगा अभी मैं इस स्टेटमेंट को। लोड़ो अकाउंट इज टाइप ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट विच इज ओपन बाय ए डोमेस्टिक बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। बस लोड़ो भी क्या है तो डोमेस्टिक, वो नॉस्ट्रो ही है, बट सिर्फ क्या होता है कि वो किसी और बैंक के लिए खोला जा रहा है। अभी तक सिर्फ मेरी ही बैंक है, मेरी बैंक के लिए खोला गया तो नॉस्ट्रो है भाई साहब, लेकिन मैं किसी और बैंक का जिम्मेदारी अपने पास ले रहा हूं कि साहब वहां भी अगर कुछ गलती हुई तो मैं ही उसके लिए मैं उसका गारंटर हूं। तो इफ एसबीआई इज गारंटर फॉर एनी XYZ बैंक, डोमेस्टिक बैंक, एंड एज ए गारंटर एसबीआई इज होल्डिंग ए foreign account in foreign currency in foreign bank, the account is called लोड़ो बैंक, लोड़ो अकाउंट। ऊपर से चला गया? नहीं सर, समझ आया। नहीं सर, समझ गया। चलिए इसको लिखते हैं। लोड़ो इज ए टाइप ऑफ, पूछा जाएगा कि लोड़ो अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो है, वॉस्ट्रो है। लोड़ो इज ए टाइप ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, but this is open for any other domestic bank. This is open for any other domestic bank or on behalf, बस काम खत्म लोड़ो का। नहीं तो लोड़ो का आप अगर गूगल पर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, उसको पढ़िएगा स्टेटमेंट, इतने टफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि समझ में नहीं आएगा साहब कि लोड़ो क्या है। फिर लगेगा कि लोड़ो वॉस्ट्रो है, लोड़ो नॉस्ट्रो है, नॉस्ट्रो लोड़ो है। बस इतना याद रखना है, सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद खोलिए पढ़िए, बिंदास मजा आएगा आपको। लिखें लोड़ो इज अ टाइप ऑफ अकाउंट। व्हाट? नहीं, लोड़ो इज अ टाइप ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि ये भी एक डोमेस्टिक बैंक खोल रही है, फॉरेन में खोल रही है, फॉरेन बैंक में खोल रही है, तो नॉस्ट्रो ही है। बट अंतर क्या है नॉस्ट्रो में और लोड़ो में? तो नॉस्ट्रो में सेम पर्टिकुलर बैंक अपने पर्पस के लिए खोलती थी, लोड़ो में क्या है, वो पर्टिकुलर बैंक तो है लेकिन अपने पर्पस के लिए नहीं है, किसी और के पर्पस के लिए, किसी और के पर्पस को फुलफिल कर रही है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लोड़ो एंड नॉस्ट्रो। ओके सर। So what is written after other? और on behalf, किसी के बिहाफ पे, हम बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं,
हटाऊं? हाँ सर। हटाऊं क्या? हाँ सर। मैंने 4 नाम बताए और बार बार आपको ये बताया, मैंने 4 नाम बताए और बार बार आपको ये बताया कि इस 4 अकाउंट में कंफ्यूजन बहुत होता है, जिसमें संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोडो में आपको दिक्कत नहीं होगी। यस सर। किसी का माइक ऑन है चाहे तो उसको ऑफ करें, है ना? लेकिन अभी जिस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं उस अकाउंट को ध्यान से सुने। जब दो व्यक्तियों के लिए, 2 एंटिटियों के लिए कोई तीसरा व्यक्ति अकाउंट ओपन करता है, मीन्स थर्ड पार्टी ऑपरेट अकाउंट। अभी ट्रांजैक्शन हमारा आपका है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हमारे बायर हैं, मैं सेलर हूं क्योंकि मैं आपको बेच रहा हूं। तो हम और आप क्या है, तो 2 लोग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के पास ये ट्रांजैक्शन राइट है। मतलब आप मेरे को डायरेक्ट पैसा देंगे नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट पैसा ले नहीं सकता हूं, तो आप उसको पैसा देंगे, मैं उनसे पैसा लूंगा। तो वो जो होगा, वो जो थर्ड पार्टी होगा, मैं ए हूं आप बी हैं, तो वो जो सी होगा, सी विल बी कॉल्ड नॉस्ट्रो एजेंट, और उनके द्वारा जो अकाउंट ओपन किया जाएगा, द अकाउंट विल बी कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। अभी मैं बोलता हूं, ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल एकदम साधारण सी भाषा में समझाता हूं। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं। आपने लर्न बियॉन्ड के यूट्यूब चैनल पे देखा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, जैसा ही पढ़ा रहे हैं। आपने बोला कि सर अगर पेड कोर्स है या सपोज फोकस कंपटीशन जोन ही है, आपने बोला कि सर मुझे आपका ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, और आप कहां बैठे हुए हैं, तो आप चलो आज मुंबई में बैठे हुए तो आप जानते हैं, चलो आपके बहुत सारे फ्रेंड पढ़े हैं। लेकिन सपोज आप बैठे हुए हैं केरला में, आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कहां का है। आपको लगता है कहीं हम पैसा दे दिए, 10-12 हजार जो भी ऑनलाइन फी होगा हमने दे दिया, और एक महीने के बाद हो सकता है हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिले, तो हमारा 10,000 रुपया तो डूब गया भाई साहब। तो एक तीसरी एंटिटी है, जो एंटिटी ये वादा करता है कि अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ तब तक हम ये पैसा इस शख्स को नहीं देंगे। क्लियर? तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा वो बताइए? कोर्स पूरा हो। मैं चाहूंगा कोर्स पूरा हो, क्योंकि जब तक कोर्स पूरा होगा नहीं, वो जो बाबा बैठे हुए हैं वो हमें पैसा देंगे नहीं। और आपको ये विश्वास हो गया कि साहब अब ये पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, जब तक मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा, अगर मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ, 1 महीना में मैंने क्लास बंद कर दिया, तो वो पैसा वापस आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। दैट इज कॉल्ड escrow agent, and the account maintained by the agent is called escrow account. एक और एग्जांपल से समझिए। आपने लोधा का एक फ्लैट था, उसको बुक करने की कोशिश की। लोधा तो चलिए बड़ी बिल्डर है, तो आप जानते हैं कि पैन इंडिया में है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई छोटा मोटा बिल्डर है, कल्याण में आप सोच रहे हैं, बोरीवली में आप सोच रहे हैं कि बुक करते हैं। पहले तो बात, बिल्डर का नाम सुन के ही हम सोचते हैं कि यार पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, कंस्ट्रक्शन कहीं बंद नहीं कर दे, कहीं प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं हो। तो रिस्क आपका है, और रिस्क एज ए बिल्डर मेरा भी है कि मैंने बनाना शुरू कर दिया, कहीं मेरे को बायर नहीं मिले तो क्या होगा। तो इस दोनों के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपने एक ऐसे पार्टी को चुना जिसपे आपका विश्वास है, और उस विश्वास में आपको यह पता है कि साहब अगर मुझे पोजीशन नहीं मिला तो फिर वो पैसा रिवर्स होकर आपके पास चला आएगा। और मुझे एज ए बिल्डर पता है कि साहब आपने पैसा तो उसको दे दिया है, लेकिन कमिटमेंट एस्क्रो अकाउंट का ऐसा होता है कि जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ, वो एस्क्रो अकाउंट से पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं। तो आप भी सेफ, बिल्डर भी सेफ। बिल्डर बना रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको पोजीशन दूं तो मेरे को पैसा मिले, और आपको भी ये पता है कि मुझे पोजीशन मिला तो भाई पैसा ले लो, काम खत्म। दिस इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। इसमें हम दुबई गए क्या? नहीं। हम लोडो में, हम नॉस्ट्रो में, हम वॉस्ट्रो में दुबई गए थे, हम अमेरिका वगैरह सारे चक्कर लगा के आए, लेकिन एस्क्रो में हम दुबई गए क्या?
नहीं हम आपके कल्याण में ही घूमते रह गए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो एंड एस्क्रो अकाउंट। सिर्फ एक ही बात जानिए, व्हेन थर्ड पार्टी ऑपरेट्स द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, until and unless the agreement fulfilled, the money will not be released. This is called escrow account. काम खत्म। escrow लिखें, escrow। क्या लिखेंगे? When थर्ड पार्टी, मालूम चला ना क्या होता है escrow? अरे बोलो जनता। Yes, sir. यस सर। जनता ऐसा है जो चाय पीने के बाद कुछ बोलता ही नहीं है। When third party operate an account for others called ESCROW, escrow agent, and the account maintained जनरली एस्क्रो एजेंट कौन होते हैं? जो बैंक होती है वो एस्क्रो एजेंट होती है। तो अभी जो रेरा है आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंदर हर एक बिल्डर को एस्क्रो अकाउंट खोलने हैं। फिर से सुने क्या बोल रहा हूं, ये जो नाम लिया मैंने रेरा का, इस रेरा के बारे में इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज रेरा? तो रियल एस्टेट की ये अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो कहती है कि एस्क्रो अकाउंट खोलिए ताकि ये जो मतलब हमने दिया नहीं, बिल्डर ने लिया नहीं, हमने इतने दिए, कुछ पता नहीं चलता है। तो एस्क्रो एजेंट जनरली एक बैंक होती है, उनके पास पैसा जाता है। अगर 20% कंस्ट्रक्शन हो गया तो 20% पैसा रिलीज हो जाएगा। 40% एज पर जो भी इंजीनियर ने उसका लेआउट दिया है, 40% कंस्ट्रक्शन डन, 40% पैसा रिलीज हो जाएगा। आप भी सेफ, वो भी सेफ, काम खत्म। क्या लिखा मैंने वो भूल जाता हूँ। अकाउंट फॉर अदर कॉल्ड एस्क्रो एजेंट एंड अकाउंट मेंटेन्ड बाय एजेंट कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। बस काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल आप अपने हैंडराइटिंग में जरूर लिख लीजिएगा, है ना, बिल्डर और सेलर, है ना, तो हमेशा आपको याद रहेगा कि व्हाट इज एस्क्रो। अदरवाइज 10 दिनों के बाद इसको पढ़िएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने लिखा क्या। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना, बिल्डर एंड सेलर का बातें, आपको अच्छा लगेगा। ये लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछते रहो, किसी के पास क्वेश्चन है बिंदास पूछिए, कोई भी क्वेश्चन, आज के क्लास से जुड़ा हुआ, प्रीवियस क्लास से जुड़ा हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, किसी भी टाइप का चलेगा। शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत। 10 क्वेश्चन पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर बोलिए। ये जो आपने एग्जांपल बताया ना बिल्डर और ये कस्टमर का, तो ये खाली एग्जांपल बताया ना आपने, मतलब ये अकाउंट बैंक के लिए ही खोलती है ना? बैंक के लिए क्यों खोलेगा मैडम? मतलब 2 बैंक के लिए तीसरा बैंक, ऐसा आपने फर्स्ट बताया ना। नको 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 नको, एस्क्रो अकाउंट बैंक के लिए नहीं खोलती है। आप एस्क्रो के संदर्भ में पूछ रही हैं? चल रहा है ना अभी जो चल रहा है ना, वही बोल रही हूँ। नहीं, ये बैंक के लिए नहीं खोलती है मैडम। ये जहां पर रिस्क होगा उसको मिटिगेट करने के लिए खोला जाता है। सपोज आपके पास मोबाइल है ना? यस सर। कौन से कंपनी का है? सैमसंग का है। आप चाहती हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है मैडम? साउथ कोरिया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि सैमसंग कहाँ की है, एप्पल कहाँ की है।
तो सैमसंग इज ए कंपनी ऑफ साउथ कोरिया। तो आपने बोला कि भाई साहब मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो, लेकिन मुझे क्या करो, तो आप क्रेडिट दो, 1 महीने क्रेडिट दो, और उसके लिए आपने बोला कि मुझे 100 हैंडसेट भेज दो। आपको सैमसंग भेजेगा क्या? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर ही देगा। नहीं, सपोज आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहती हैं, तो आप बोल रही हैं सैमसंग वाले को कि साहब मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो, मैं आपको पैसा दूंगी लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड दो, क्योंकि जनरली आपकी जो मार्केट है वो क्रेडिट पे ही चलती है, कैश पे चलता नहीं है। कि सामान आता है, गुड्स आता है, तो होलसेलर को भी डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट पीरियड देता है कि 15 दिनों के बाद पैसे दो, होलसेलर भी रिटेलर को क्रेडिट पीरियड देता है कि आप 10 दिनों में पैसा दो। आपको जो सैमसंग है वो 100 हैंडसेट भेजेगी क्या? नहीं भेज सकती है, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं मैंने आपको भेज दिया और आप कहीं लेके इसे किंगफिशर के माल्या की तरह आप निकल गई, तो फिर किधर गूंजेगा? उस एक कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है ये, और आप भी उसको पैसा नहीं भेजिएगा, आप बोलिएगा कि मैं पैसा भेज रही हूं और वो अगर 100 हैंडसेट नहीं भेजा तो मेरा तो लॉस हो गया। उस कंडीशन में उसको भी रिस्क, आपको भी रिस्क। इस दोनों रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या गए, बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, आपके घर की बाजू था, उसको क्या बोला कि मैं आपको पैसा दे रही हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रही हूं, जब मेरे माल आपके पास आ जाएगा तो आप इस कंपनी को पैसे रिलीज कर दो। तो रिस्क किसका कम हो गया? दोनों का भी रिस्क मिटिगेट दोनों का हुआ है। लेकिन अकाउंट कौन मेंटेन किया? बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने किसी अदर बैंक के लिए नहीं मेंटेन किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पार्टी के लिए मेंटेन किया है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मेंटेन किया है। तो यहां पे सिर्फ एक ही बैंक इन्वॉल्व होगी, द बैंक इज कॉल्ड एजेंट, एंड एजेंट अकाउंट कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। लेकिन अभी जो आप बोल रही थी कि सर उस बैंक के लिए इस बैंक का, वो लोडो अकाउंट था, कि बैंक ऑफ इंडिया के लिए एसबीआई ने फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोला तो वो लोडो अकाउंट होगा, जहां पे 3 बैंक इन्वॉल्व होगी। लेकिन एस्क्रो में बैंक तो इन्वॉल्व है ही नहीं, एक ही सिर्फ बैंक इन्वॉल्व है, बाकी जो 2 पार्टी हैं, चाहे वो बिल्डर सेलर हो या फिर सेलर बायर हो। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरा डिफरेंस? यस सर, यस। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ये मतलब एक तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट के ऐसा काम करता है। करेक्ट, वेरी गुड। मैं इसके साथ साथ और भी मनी मार्केट टूल्स बताऊंगा, जिसमें बैंक गारंटी क्या है, या पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, प्रोमिशनरी नोट्स क्या है। तो वहां भी बताऊंगा कि सेलर और बायर के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो भी टूल्स है। बट अभी हम चूंकि अकाउंट में है तो सिर्फ अकाउंट की ही बात हम करेंगे, अदरवाइज देयर आर मल्टीपल टूल्स जहां पे हम सेलर और बायर के रिस्क को मिटिगेट करते हैं, व्हिच आर कॉल्ड प्रोमिशनरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसकी बात हम मनी मार्केट क्लास में करेंगे। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। सब समझ में आ गया? हाँ। अभी पूछूं मैं जैसे ही पूछूंगा बस, सर ये तो समझा ही नहीं। पूछो यही मैं सर थोड़ा डाउट है ये नॉस्ट्रो एंड ऑल में। क्या डाउट है? पूछो डाउट पूछो ना मेरे से, मैं तो कहता हूँ मेरे से 50 क्वेश्चन पूछो। सर ये लास्ट 4 अकाउंट में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कंफ्यूजन का एकमात्र सॉल्यूशन है, ध्यान से इस बाबा की बातें आपने अगर सुनी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इस बाबा की बात सुनते सुनते आपने चाय पी लिया है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है? मैंने एक लहजे में बोला, मैंने बोला कि एसबीआई का सिटी बैंक में अमेरिका में अकाउंट नॉस्ट्रो, उल्टा कर दे तो वॉस्ट्रो। मैंने बोला बैंक ऑफ इंडिया के लिए एसबीआई का सिटी बैंक में अकाउंट इज कॉल्ड लोडो, और मैं यहां पे एक ही बैंक की बात कर रहा हूं, और 2 क्या है तो 2 पार्टी हैं, उसके रिस्क को मिटिगेट रिड्यूस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये 4 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार ये आपको आपके एग्जाम से हम देखने को मिलेगा। तो इस कारण से बहुत गंभीरता के सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट पढ़ने में अच्छा है, आपके समझने के लिए अच्छा है, इससे कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये चूंकि कहते हैं ना कि स्टूडेंट का मन होता है कि सर सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, इस कारण से मैंने बताया है। अदरवाइज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉट अ सिंगल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यस, देयर कैन बी वन वैलिड क्वेश्चन फॉर एफडी, दैट एफडी
for minimum period of how many days, and TDS 40,000 पे लगेगा, and 15G and H. These are the important facts from FD और TDR. But saving current आपके किसी काम का नहीं है. But these 4 accounts are most important for your mains examination general awareness. सब सो गए क्या? यस सर। नहीं सर। मुझे लगा सुन रहे हैं क्या। ओके, ठीक है, बस इतनी ही बात आज के क्लास के लिए हम करेंगे. दिस इज एंटायर टॉपिक ऑफ योर अकाउंट्स. हमने अभी तक 3 जो क्लासेस लिए हैं उसमें हमने अकाउंट बताया, लेकिन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास चूंकि अकाउंट पे चल रहा था, इस कारण से हमने कोई भी टुकड़ों में आपका पीडीएफ अपलोड नहीं किया है. आप अगले संडे से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये सारे अकाउंट आपके पीडीएफ पे, आपके वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंटायर जो 3 दिन हमने आपके सेविंग अकाउंट से लेके अभी तक की कहानियां पढ़ी हैं, वो आपकी पीडीएफ आपके वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. ओके सर. ओके सर. बिफोर नेक्स्ट क्लास, है ना. और जिनको वीडियो देखना है तो वो लर्न बियॉन्ड का चाहे तो यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, या आपके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहां भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है. कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नहीं सर, नहीं दिक्कत. शुभ रात्रि कहें. हाँ सर. यस सर. ओके, शुभ रात्रि. शुभ रात्रि सर. रात्रि सर, थैंक यू.